हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुरल के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको ये चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। एक एक करके हर बातों को सीखते हैं और समझते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम लोग क्या अध्ययन किए थे। इससे पहले हम लोग पिछले जो है लेक्चर में अध्ययन किए थे, पिछले वीडियो में डीएनए और आरएनए में अंतर अध्ययन किए थे बाबू। किसमें? डीएनए आरएनए में अंतर अध्ययन किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डीएनए के प्रकार अध्ययन किए थे। तब उसके बाद जो ना लेक्चर में हम लोग जो है ना बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर अध्ययन किए थे। और उसके बाद जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये अब आरएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बाबू। क्या? तो आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताया गया था कि डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं लेकिन आरएनए सिंगल होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आरएनए क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो आरएनए का पूरा नाम जो होता है बाबू क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बाबू? राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ आ रही है? ये आरएनए का पूरा नाम होता है। क्या होता है बाबू? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जरा ध्यान देने वाली बात होती है कि जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपको दिख रहा है इसका काम क्या है और इसके टाइप क्या है। तो ध्यान देंगे, इसका कार्य जो होता है बाबू, इसका जो मेन कार्य है प्रोटीन को बनाना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट प्लस IMP, इम्पोर्टेंट एंड VVI दोनों मान के चलिए बाबू। ये क्या है? इम्पोर्टेंट और VVI दोनों है, ठीक है, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये दोनों क्लास के लिए है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 11th और 12th दोनों क्लास के लिए जो है ना काम आएगा बाबू, क्योंकि ये 11th और ये 11th प्लस 12th दोनों में काम आएगा, क्योंकि दोनों में पढ़ना है बाबू। इस बात का बखूबी ध्यान रखें, इसलिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आरएनए बोले तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका काम क्या है बाबू? तो प्रोटीन को संश्लेषण करना। किसको? प्रोटीन को बनाना इसका मेन काम है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोटीन बनाता कैसे है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स होता है बाबू। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स बोले तो एक कुंडलित होता है बाबू। मतलब मान लिया जाए कि ऐसे, अगर जो इसको अगर आप देखते हैं तो ले दे के ऐसे रहेगा। ये आपस में ये आरएनए है। ये क्या है बाबू? तो आरएनए का स्ट्रक्चर है। ये जो संरचना आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर आरएनए दिखाया गया है, ठीक है। ये कैसा होता है? तो सिंगल हेलिक्स होता है। 5' से 3'। आप नोट कीजिए, डीएनए में ऐसा ऐसा चाहे ना 2 गो दिख रहा था ना, ही याद आ रहा है, क्योंकि उसमें 4 छोर होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई? तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं आगे आरएनए के प्रकार को हम लोग देखते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिए, आरएनए के अगर हम टाइप्स को देखें तो ज़रा आप नोट कीजिए कि आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं। इसको हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं बाबू, है ना। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए, इसके अगर हम टाइप्स को देखते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए, अब हम देखिए तो इसके हम टाइप्सों को देखते हैं बाबू। ज़रा ध्यान से देखिए, आरएनए के टाइप्स। ये तो इम्पोर्टेंट था, आरएनए हम लोग देख लिए पिछले जो है ना स्लाइड में देखें कि आरएनए क्या है, इसका काम क्या है और ये कैसा दिखता है, ये हम लोग अध्ययन किए, ठीक है। लेकिन ज़रा नोट कीजिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए बाबू। इस देखिए, यहाँ पर आरएनए से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक बातें हम बता दिए, है ना, कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, इसका मेन काम क्या है और ये कैसा दिखता है ना। तो कैसा दिखता है ये आपको जानकारियाँ हम दिए। ये सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स बोले तो एक कुंडलित, डीएनए द्विकुंडलित होता है लेकिन ये सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। क्लियर हो गई? चलिए, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन वही अगर हम थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर को बनाएं, देखिए डीएनए ऐसा दिखता है नहीं, कैसा दिखता है? इस प्रकार से। और इसमें जो है ना कितने छोर होते हैं? 4। 5' से 3'। 5' से कहाँ बाबू? 3'। और 3' से क्या हो जाते हैं? 5' से 3'। ए हो गया। ये ऐसे डीएनए के अंदर होते हैं, दिख रहा है।
इसके अंदर भी ऐसे ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो अब ज़रा देखते हैं कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं रहता है, इतना स्पष्ट साफ सुथरा नहीं होती है, ठीक है, अस्पष्ट रहती है। मतलब ध्यान से देखेंगे उसका जो है ना स्ट्रक्चर, अगर बात कर लेते हैं क्या, तो माइक्रोस्कोपिक तो उसमें दिखेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी ये इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए, ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। देखिए ये जो है डीएनए है बाबू, जो हम पिछले दिन अध्ययन किए थे, और अब जो हम अध्ययन करने वाले हैं आरएनए के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं। अब इसके बारे में तो हो गया, प्रकार को हम देखते हैं। टॉपिक जो हो जाएगा बाबू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्या, तो ज़रा ध्यान से देखिए, प्रोटीन, सॉरी टाइप्स ऑफ आरएनए। प्रोटीन बनाता है इसलिए प्रोटीन ध्यान में आ रहा है। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए का प्रकार। इसको हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं आरएनए का प्रकार, बात सिंपल सी है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो आरएनए के हम प्रकारों को देख लेते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसको आप कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम है बाबू क्या, एमआरएनए। दूसरा का नाम है बाबू टीआरएनए। क्या नाम है बाबू? तो टीआरएनए नाम है। क्या नाम है? जरा ध्यान दीजिए, टीआरएनए है। क्या नाम है बाबू दूसरा का? टीआरएनए नाम है। और अगर हम तीसरे की बात कर लेते हैं तो उसका नाम है आरआरएनए। देखिए ध्यान रखें, हमेशा इसका जो ना लेटर जो है बाबू छोटा छोटा लिखें, ठीक है, स्मॉल स्मॉल। इस बात का बखूबी ध्यान रखें, जो है ना शुरुआती का लेटर स्मॉल होना चाहिए। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, ज़रा इस पर हम नज़र डालते हैं। इसका पूरा नाम देखिए क्या है, इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। तो इसका नाम है बाबू मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए पूरा नाम हो गया, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसफ़र। इसका पूरा नाम हो गया ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो एक हो गया, इसका नाम है पूरा राइबोसोमल आरएनए। कोई दिक्कत बाबू? अब चलिए, क्लियर हो गया। ये 3 गो संरचनाएं जो है ना, 3 प्रकार इसके बताए गए हैं, ठीक है। अब इस पर एक नज़र हम लोग और डाल लेते हैं कि ये किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, एमआरएनए का तो बताया गया कि पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। इसे हिंदी में संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं बाबू। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संदेशवाहक आरएनए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, टीआरएनए का जो है ना पूरा नाम क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए, और इसे हिंदी में स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। और राइबोसोम जो है ना आरएनए का जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइबोसोमल आरएनए। इसको हिंदी में संश्लेषित आरएनए या राइबोसोमल आरएनए भी हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि इस आरएनए के जो है ना क्या कार्य होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। संख्या जो है ना हम लोग अध्ययन किए थे कि इसकी संख्या भी इतनी होती है, इतना से इतना हज़ार, ठीक है ना। तो हम लोग संख्या वगैरह सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके हम बात कर लेते हैं। तो इसकी हम लोग प्रतिशत मात्रा को देख लेते हैं। तो ज़रा आप नोट कीजिए, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है ना, या किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो आरएनए होते हैं, उस आरएनए में जो है ना सबसे कम जो होता है वो एमआरएनए होता है बाबू। यानी इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो लगभग कितना होता है? 5 से 10%। जिस व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जितना भी क्या है बाबू आरएनए है, उस टोटल आरएनए का कितना 5 से 10% आरएनए जो होता है वो क्या कहलाता है? एमआरएनए कहलाता है बाबू। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना 10 से 15% जो बचेगा, ठीक है ना, या होगा, वो क्या कहलाएगा? एमआरएनए कहलाता है बाबू। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई। उसी प्रकार सबसे अधिक जो होती है बाबू वो क्या होता है? बोलेंगे आरआरएनए होता है, सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्लियर हो गई। तो ये हो गया प्रतिशत मात्रा, ठीक है। और इसकी संख्या हज़ारों में होती है, लाखों तक होती है बाबू। तो एग्जैक्ट उतना जो है ना डाटा है नहीं, इसलिए हम आपको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आगे पीछे कहीं कहीं थोड़ा वैरी करते हैं तो डिफरेंट होती रहती है, इसलिए हम एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कार्य क्या है, सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए इसका काम होता है बाबू सूचना देना, क्या करना, सूचना देना। और टीआरएनए का काम क्या होता है बाबू, तो एमिनो एसिड को पकड़ करके जो है ना क्या करना, स्थानांतरित करना, यानी कोशिकाओं के कोशिका द्रव से क्या करना, तो जरा आप नोट करेंगे तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव से कहाँ तक, तो राइबोसोम तक पहुँचाना। और इसका काम क्या होता है बाबू, संश्लेषण करना। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस करता है। तो पहले आप देख लीजिए इसमें तो mRNA, RNA और tRNA। देखिए tRNA का इसमें एक स्ट्रक्चर, tRNA का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है बाबू, दिख रहा है, ये tRNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा, तो ऐसा संरचना दिख रहा है। इसका काम क्या है, एमिनो एसिड को पकड़ करके स्थानांतरित करना। कोई दिक्कत, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर पूरा दिखाएगी। दो गो है टीआरएनए, एक तरफ ही है, वो भी टीआरएनए है, तो दोनों मिला करके कंपेयर करके दिखा रहा है। टीआरएनए जो है ना पूरा है, एंटीकोडोन लूप दिखा रहा है और यहाँ पर एंटीकोडोन है। इसके जस्ट नीचे में जो है ना जेनेटिक कोड होते हैं बाबू, ठीक है। और ये इम्यूनो एसिड को पकड़ करके स्थानांतरित करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक कोशिकाओं को देख लेते हैं और उसी के आधार पर हम इस चीज़ों को सबको हम लोग अध्ययन करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, हम एक पहले के स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के आधार पर हम आपको फिर बताएंगे आगे। तो देखिए क्या है बाबू, एक कोशिका आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़रा ध्यान देना है कि कोशिका के बीच में जो संरचनाएं आपको दिख रही है, ये क्या है, ये संरचना है बाबू, एक केंद्रक कहलाती है। ये क्या है, कोशिका है। कौन सा कोशिका है, तो एनिमल सेल है बाबू। इसको लोग हिंदी में जो है ना जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रहा है क्या है, एनिमल सेल है बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके मध्य में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है बाबू, न्यूक्लियस। ये क्या है बाबू, साइटोप्लाज्म है, कोशिकाओं का कोशिका द्रव है। ध्यान देंगे, एक कोशिका द्रव है हिंदी में, इसको लोग केंद्रक बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब जरा नोट कीजिए, इसके अंदर केंद्रिका होते हैं, इसको हम लोग केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं बाबू। कोई दिक्कत। इसी के अंदर कुछ और संरचनाएं होती है जिन्हें हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, तो क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ओवरऑल मान के चलिए क्रोमैटिन विकसित करते हैं और विकसित करने के बाद क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं बाबू। क्या बनाते हैं, और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और साथ ही साथ क्या होते हैं, आरएनए, और क्या होते हैं, और भी अन्य प्रोटीन्स भी होते हैं बाबू। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को लेकर के खास करके चलेंगे, ठीक है, डीएनए को लेकर के। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके आसपास और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसके आसपास और भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं बाबू। जैसे ये छोटे छोटे ऐसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जो संरचना, ये दिखाया गया है कि कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ये पाए जाने वाला क्या है, एमिनो एसिड है बाबू। क्या है, जो एमिनो एसिड है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब जरा साइड में देखिए, यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं इस साइड में, ये जो संरचना आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये छोटा एक बड़ा है। एक जो है ना, अगर ये क्या है, जंतु कोश का है, तो इसमें कितने एस होते हैं, 80 एस होते हैं। तो ये 60 एस है और ये 40 एस है, राइबोसोम है बाबू। इस प्रकार से राइबोसोम दिखाया जा रहा है। ये क्या है, दोनों तो राइबोसोम दिखाए गए हैं। क्या है बाबू, राइबोसोम है। क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर तो डीएनए है, तो डीएनए जो रहेगा ये इस फॉर्म में होगा बाबू। दिख रहा है, स्ट्रैंड इस प्रकार से डीएनए के होते हैं, तो इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब इस डीएनए से क्या बनेगा, ये जो डीएनए आप देख रहे हैं, इस डीएनए से क्या बनता है बाबू, एमआरएनए। तो यहाँ पर ऐसे स्टैंड उसको दिखाया जाता है। ये क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। क्या बनता है बाबू, एमआरएनए। दिख रहा है, एमआरएनए सूचना दिया, सूचना देने के बाद क्या होगा, जो टीआरएनए है एमिनो एसिड को पकड़ेगा और पकड़ कर क्या करेगा, तो राइबोसोम तक पहुंचाएगा और राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन को बनाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं और समझते हैं कि और आगे एस्पेक्ट, ये स्ट्रक्चर हम हाथ से बना दिए, इसी को हम एज ए 3D पिक्चर जैसी दिखा है ना, वैसे दिखाएंगे भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको हम एक वीडियो भी दिखाएंगे कैसे प्रोटीन संश्लेषण होती है, लेकिन पहले ऐसे देखिए, ये है जरा नेचुरल डायग्राम, ठीक है, जो हम हाथ से बनाए वही सेम है। तो देखिए ये क्या है बाबू, जरा नोट कीजिए। यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो संरचनाएं दिख रही है पूरा, ये संरचना है केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर डीएनए है और इसके अंदर एमआरएनए दिखा रहा है और छोटे छोटे छिद्र हैं, उस छिद्र को केंद्रक छिद्र कहा जाता है। उसी छिद्र से एमआरएनए बाहर निकलती है और एक कहलाता है बाबू क्या, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव। ये कहलाता है क्या बाबू, साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोई दिक्कत।
अब यहाँ पर देखिए ये है एमिनो एसिड, शायद यहाँ पर आप देखेंगे एमिनो एसिड दिख रहा है, ठीक है ना, ये राइबोसोम दिख रहा है, यहाँ पर है ना एमिनो एसिड यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए ये क्या है, राइबोसोम है, और ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो संरचना दिख रहा है ये है बाबू tRNA, यही क्या है tRNA। और ये जो नीचे यहाँ पर ये जो संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग का वहाँ पर अध्ययन किए थे कि DNA से क्या बनता है, DNA से क्या बनता है, तो mRNA। तो ये mRNA जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ये mRNA दिखाया गया है आपको। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा फिगर को देख करके, जरा ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये DNA है बाबू, क्या है DNA। तो देखिए DNA से क्या बन रहा है, mRNA, ये खिसकते हुए बाहर निकलेगा कहाँ, जो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। देखिए कोशिका द्रव्य में दिखाया गया है, यहाँ पर tRNA है, इम्यूनो एसिड है, और क्या है, राइबोसोम है। समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा होगा तो जब थोड़ा स्लो कर लेंगे, जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा कम करके देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो ये जानकारियाँ आपको दी गई। तो ये हो गया क्या, कोशिका, उसके अंदर DNA जो है ना, केंद्रक के अंदर DNA कैसे होते हैं, mRNA कैसे बनती है, और उसके अंदर एमिनो एसिड और जो है ना tRNA और राइबोसोम कैसे दिखते हैं, ये आपको दिखाया गया। देखिए राइबोसोम जो है ना दिख रहा है छोटा बड़ा है, तो इसकी संख्याएँ होती है जो है ना 70S 80S होते हैं, तो कोशिका के अनुसार डिपेंड करता है बाबू। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें 80S रहेंगे, तो 80 है तो 7 ही रहेगा, 60S, और ये क्या रहेगा बाबू 40S, तो मिलकर कितने S हो जाएंगे, 80S, कितने S हो जाएंगे बाबू, 80S। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S रहते हैं राइबोसोम, वही प्रोकैरियोटिक रहता तो ये कितना रहता, 70S। तो खैर कोई बात नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम बता दें सूचना देना, तो mRNA जो आप पढ़ रहे थे, इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे mRNA को जो देख रहे थे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे पहले जो दे रहे थे बाबू, इसका काम क्या है, सूचना देना, मैसेज देना इसका काम है। mRNA का काम क्या है, सूचना देना, ठीक है। tRNA का काम क्या है बाबू, तो एमिनो एसिड को पकड़ करके कहाँ से, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से tRNA तक जाना, सॉरी राइबोसोम तक पहुँचाना, और इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होती है, जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए और देखिए। तो देखिए यहाँ पर बाबू क्या है, एक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एमिनो एसिड है, तो देखिए यहाँ पर पकड़ के ला रहा है, देखिए यहाँ पर पकड़ के ला रहा है, पकड़ के लाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 गो है, क्या दिखाया गया, tRNA, तो एक पकड़ के ले आया है, फिर दूसरा का जा रहा है, फिर ले आएगा, फिर तीसरा का जा करके ले आएगा। अब चलिए, और ले आएगा तो जो नीचे दिख रहा है स्ट्रक्चर इसी के साथ जुड़ेगा। देखिए mRNA यहाँ पर है ना, mRNA भी है, तो इसी के साथ आकर के जुड़ेगा। तो जो संबंध DNA ऐसा होता है, जरा आप नोट कीजिए, तो DNA है तो इधर नीचे जो है तो ऐसे जुड़ते हैं ना, जरा नोट कीजिए, जुड़ते हैं ऐसे, DNA ऐसे ऐसे ना होता है, जो स्ट्रैंड होते हैं तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो देखिए नीचे ऊपर क्या दिख रहा है बाबू, देखिए UAC है, तो ऊपर हम दिखा दिए UAC, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा क्या, AT, और क्या हो जाएगा वो G, यहाँ पर देखिए लिखल है, क्या है, सॉरी यहाँ T ना होगा, R क्या है, तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा G, ठीक है, क्योंकि ये RNA है बाबू, RNA में T की जगह U होता है, ठीक है, समझ गए, मिस्टेक हम कर रहे थे। अब चलिए उसी प्रकार से दूसरा क्या, देखिए ACC है, तो क्या आएगा बाबू, दूसरा का हम थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, एक मिनट, पहले इसको थोड़ा लंबा बना देते हैं, उसका तब पेन का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम छोर पहले दिखा देते हैं, ज़रा नोट कीजिए बाबू, क्या दिखाते हैं, छोर दिखाते हैं। अब ज़रा देखिए, ऐसे DNA होता है बाबू, ज़रा नोट कीजिए, DNA होता है, तो इसमें एक ही को दिखाना है, हम दोनों एक ही साथ दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही दिखाना है। देखिए 5' है और ये क्या है, 3', तो ये बनेगा, देखिए mRNA तो निचला रहेगा, ऑलरेडी पहले से बना हुआ, देखिए ये निचला mRNA है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, देखिए इसमें है ना, ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो आ रहा है, देखिए जेनेटिक कोड पकड़ के ला रहा है, tRNA के साथ जेनेटिक कोड भी होते हैं, और देखिए जेनेटिक कोड और एंटीकोडन। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आ रहा है तो इसके जस्ट विपरीत होगा, तो यह है क्या, ACC है, तो यहाँ पर ACC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, UGG, देखिए यहाँ पर होगा क्या है, तो एक T दिखाया गया है, ठीक है, AGG। अच्छा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, ये हो गया, तो एक T और GG, यहाँ पर अपना अनुसार भी दिखा रहा है, कुछ ATU सब लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये DNA से बना है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं, ये हो गया ऐसे, और ये लगातार ऐसे देखिए
अब सर पता नहीं क्या है, वो इतना एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए हो सकता है कुछ हो, उसी के अनुसार लिखा हुआ है। अब चलते हैं, यहाँ पर भी वो है, तो ऐसे जो है ना जुड़ेगा। तो मान लीजिए जो है ना UAC, अच्छा जो भी हो, क्लियर नहीं चल रहा तो UAC लिख देते हैं, तो उसके अनुसार नीचे जुड़ेगा। तो अगर U रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, और A है तो U या T, और ये है तो G, है ना। तो ऐसे चल करके जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 वही है, तो UCG AUG, ठीक है, AC, तो इसका मतलब ये है बाबू G है, यहाँ पर G है इसलिए C यहाँ मान लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये ला करके जुड़ते जा रहा है, इधर से जुड़ते जाएगा, और देखिए जैसे ये ला करके पकड़ते जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर राइबोसोम तक पहुँचाता है। तो राइबोसोम देखिए यहाँ पर ये कितना है, 40S राइबोसोम है, और ये कितना S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। और उधर से पकड़ करके देखिए ले आ रहा है किसको, एमिनो एसिड को, और एमिनो एसिड को पकड़ करके ला रहा है। तो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। और हम आपको बताते हैं कि जब 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनती है वो बनती है कौन सा बाबू, पेप्टाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत, पेप्टाइड बॉन्ड बनती है। क्लियर हो गया। तो ये जानकारी दिया गया कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं। एमिनो एसिड को पकड़ कर कहाँ से, कोशिका द्रव से कौन लाता है, तो टीआरएनए कहाँ लाता है, राइबोसोम पर, यहाँ तक। देखिए ये इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऐसे करके दिखाया गया है बाबू, थोड़ा बड़ा साइज में। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो टीआरएनए, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिख रहा है बाबू, ये दोनों टीआरएनए है, ठीक है। अब चलिए ये जो संरचना दिख रहा है कहाँ पर, हाँ तो देखिए अब ये हो गया क्लियर। एमिनो एसिड कहाँ है, तो देखिए एमिनो एसिड जो दिख रहा है ये यहाँ पर है बाबू, क्लियर हो गया। तो ये पूरी जानकारी आपको दिया गया, और इसी के माध्यम से लगातार एमिनो एसिड पकड़ के लाते जाएगा, और आगे इससे जुड़ता जाएगा और एक दूसरे के साथ, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर हो गई। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर है ना, पेप्टाइड बन रहा है 2 एमिनो एसिड के बीच में, है ना, अलग अलग एमिनो एसिड। जरा नोट कीजिए, एक एमिनो एसिड ये है, दूसरा का ये है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी बॉन्ड को क्या कहा गया, पेप्टाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब ये हो गया, प्रोटीन क्या कर रहा है, सिंथेसिस करने का प्रोसेस में है, ठीक है। राइबोसोम ऑन mRNA, कह रहा है कि mRNA पर क्या है, ये क्या है बाबू, mRNA है, क्या है, mRNA है। और कह रहा है कि mRNA पर क्या है, देखिए राइबोसोम किस पर है, mRNA पर। तो देखिए mRNA है, और इसी के जो है चारों तरफ से ये क्या है बाबू, तो जरा नोट कीजिए, ये है राइबोसोम। कितना ऐसा है, अगर मान लीजिए ये क्या है, कौन सा कोश का दिखाया जा रहा है, यूकैरियोटिक कोश का, एनिमल सेल, तो ये रहेगा 80S वाला, इसमें जिसमें कि कितना रहेगा, 60 ऊपर रहेगा और 40 नीचे रहता है। दोनों जोड़ करके 100 होता था, जो आपको हाल ही में पढ़ाया गया है 11th वाले बच्चों को भी, 12th वाले को भी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि डीएनए से mRNA बना, तो इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो है क्या हो गया, mRNA से क्या बन गया बाबू, देखिए प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, प्रोटीन। यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है लेकिन प्रोटीन बन गया। तो प्रोटीन बन गया, देखिए यहाँ ऊपर में है, शायद दिख नहीं रहा था, अभी दिखा, ये प्रोटीन बन गया। तो देखिए ध्यान देंगे, फिर से क्या हुआ, डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ज़रा याद कीजिए, डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब क्या होता है, mRNA से क्या बन जाता है बाबू, प्रोटीन बन जाता है, तो उस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। कोई दिक्कत। तो वही चीज़ यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ढेर सारा ये लगातार बनेगा। तो ये जानकारी आपको दिया गया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पीछे देख लेते हैं, ज़रा नोट कीजिए एक वीडियो को। इसी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे कैसे होती है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ज़रा नोट कीजिएगा, ध्यान से देखना कैसे बनती है प्रोटीन। देखिए डीएनए के अंदर से निकला, देखिए हम बता दें केंद्रक छिद्र होती है, तो देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, देखिए केंद्रक छिद्र से निकल रहा है बाबू, ये क्या होता है, केंद्रक छिद्र से निकल रहा है। देखिए केंद्रक के अंदर है, ये केंद्रक के अंदर है। देखिए डीएनए से बना mRNA देखिए केंद्रक छिद्र से बाहर निकला फटक से, और देखिए इसके बाद प्रोटीन, देखिए एमिनो एसिड आ रहा है ना, देखिए यहाँ क्या है, राइबोसोम, और टीआरएनए पकड़ के ला रहा है किसको, एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है बार बार। देखिए तो ऐसे ही जो है ना लगातार पकड़ के लाता है। देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ, देखिए ये लगातार प्रोसेस चल रहा है बाबू, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये जानकारियाँ हम दे रहे थे, और ये दिखा रहा है कोशिका के अंदर की प्रोसेस हो रही है। चलिए तो अब ज़रा नोट कीजिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए बाबू, क्या ध्यान देना है कि ये जो संरचना है क्या हुआ, ज़रा ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है यहाँ पर कि देखिए क्या हो रहा है, ये डीएनए था, इस डीएनए से क्या बन गया, आरएनए, या इसको आप mRNA भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये mRNA क्या कर लिया बाबू, प्रोटीन को बना लिया। तो जब प्रोटीन बना, डीएनए से क्या बन गया बाबू,
ए और इसे क्या बन गया, ध्यान देंगे, इसे क्या बन गया बाबू, प्रोटीन। तो इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में किसका योगदान हुआ, तो जरा आप नोट करेंगे आरएनए का। आरएनए में कौन आरएनए, तो जरा आप नोट कीजिए यहाँ पर आरएनए में तीनों आरएनए, कौन कौन, तो जरा आप ध्यान दीजिए कौन कौन, तो एमआरएनए कॉमा और क्या बाबू, टीआरएनए और क्या, तो आरआरएनए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये जानकारी आपको दिया गया, किसको लेकर के दिया गया है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये बहुत सारे आरएनए, इतने आरएनए के बारे में जानकारी आपको दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ किसके बारे में जानकारी दिया गया, राइबोसोम के बारे में। ये सब मिल करके क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं, ये आरएनए और राइबोसोम। एम आरएनए बोले तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये सब मिल करके प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो आप क्लियर हो गया कि प्रोटीन का बनाना जो है ना किसका काम है, या आरएनए का क्या कार्य है। जैसे डीएनए का आनुवांशिक पदार्थों का क्या करना, स्थानांतरित करना, या माता पिता की गुणों को जो है ना उसके पीढ़ी में स्थानांतरित करना, या जेनेटिक जेनेरेशन टू जेनेरेशन ट्रांसफर करना, उसी प्रकार से इसका क्या हो गया, तो प्रोटीन बनाना इसका मूल काम है। कभी कभी ये डीएनए वाला भी कार्य करता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोटीन बनाने में ही योगदान देता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अगर कोई समस्या है या जो है ना कोई जो है ना हमारे लिए कोई अगर जो है ना ऐसा रिकमेंटेशन है तो आप बेहिचक दे सकते हैं, और हम आपके अनुसार जो है ना काम करेंगे। जो दिक्कत होगी टॉपिक में, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे ही। आप जो है ना बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बच्चे कमेंट करें, और जो समस्याएं हो रही है उस टॉपिक को आप डिमांड करें, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट में जहाँ देखेंगे कि किस पर ज़्यादा जो है ना डिमांड है, किस टॉपिक को, उसी पर हम बनाएंगे। ऐसे तो हम VVI पॉइंट लिख करके और जो है ना करा ही रहे हैं, लेकिन तो भी आप प्रयास करें कि अगर आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक हमको ज़्यादा जानना बेहतर ज़रूरी है, या दिक्कत होती है, हमको समझ नहीं आता है, तो बेहिचक आप करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि 110% समझाएं, आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम परफेक्ट समझाएंगे। पहले तो थ्योरी समझा देंगे, ठीक जो है ना लिख करके समझा करके, और उसके बाद फिर फिगर दिखा करके समझाने में मज़ा आ जाएगा, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछते जाएंगे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही रिवीजन हम हो सकता है जो है ना अगस्त के शुरुआत में, या अगस्त के जो है ना अगस्त के शुरुआत में, या जो है ना लास्ट में, फर्स्ट में, अगस्त के फर्स्ट में, और नहीं तो फिर अगर हम बात करते हैं लास्ट में, आपको क्या हो सकता है बाबू, तो रिवीजन शुरू हो सकता है। क्या हो सकता है, तो रिवीजन शुरू हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो है ना मन से पढ़ते रहना है, और टेस्ट होगा जल्द ही जो है ना। देखिए ध्यान देंगे, 7वां चैप्टर स्टार्ट होगी, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना फटाफट 8वां 9वां 10वां, मतलब लगातार हम बता रहे हैं कि आज जो वीडियो रिलीज हम कर रहे हैं, इसके जो है ना मुश्किल से तो 2 से 2.5 महीना होते होते बाबू पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको हम उम्मीद करते हैं कि जो है ना कितना हो जाएगा अभी, जुलाई अगस्त सितंबर होते होते जो है ना ख़त्म सिलेबस। तो सितंबर ख़त्म होते होते जो है ना सिलेबस खत्म होते होते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उम्मीद है ये। और नहीं तो वह 2-4-5 दिन आगे चलेगा, ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। सितंबर खत्म होते तो नहीं होगा, तो वह सितंबर अक्टूबर में जाएगा, हाफ अक्टूबर तक। मैंने कहने का आपको ओवरऑल मिला के चलिए कि 2-3 महीना आपको एग्जाम में, जैसे 3 से 4 महीना, 3 महीना तो कम से कम 3 महीना पहले आपको ख़त्म कर देंगे बाबू सिलेबस हम। और उसके बाद जो है ना ख़त्म करने के बाद लगातार रिविजन कराएंगे, मन से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा सबको। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं।